प्रीवियस क्लास में हम लोग इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन देख चुके थे, तो हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। ठीक है, इवेपोरेशन सबको समझ में आ गया है? इवेपोरेशन में कोई दिक्कत है क्या? तो इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन जो है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को करने के लिए स्पैटुला समझ में सबको आता है ना? लेबोरेटरी में जो स्पून टाइप का होता है उसको हम लोग स्पैटुला बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग को लेना है सोडियम क्लोराइड, एक बीकर में वाटर में इसको डालना। नहीं, क्या करना है, सोडियम क्लोराइड को एक बीकर में लेना है और उसको मिक्स करना। उसके बाद हम लोग लेंगे क्या, एक चाइना डिश। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो उसका एक्वा सॉल्यूशन डाले थे, उसको हम लोग डालते हैं। देखिए भाई, जब हम लोग ऐसा शुगर और वाटर का मिक्सचर को हीट करके उससे शुगर को निकालना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है जैसा शुगर आप उसमें डिजोल्व किए थे वैसा ही शुगर आपको मिलेगा, है ना? जो शुगर हमको मिलता है उसका क्वालिटी डिप्रिशिएट हो जाता है। तो समझ में आया भाई? इस तरह से जब हम लोग इवेपोरेशन से जब हम लोग ऐसा सेपरेशन करते हैं, इवेपोरेशन के बाद जो हमारा शुगर बचता है उसका क्वालिटी जो होता है वो डेप्रिसिएटेड क्वालिटी होता है। जैसा क्वालिटी हम ऐड किए थे वाटर में वैसा क्वालिटी शुगर हमको नहीं मिलता है ना? समझ गए बात को? लेकिन जब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं तो हमको वैसा ही फॉर्म मिलता है। ठीक है, दूसरा, द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज डू नॉट गेट रिमूव्ड इन द प्रोसेस। अगर शुगर में कोई इम्प्योरिटीज है, आपको लास्ट में उस इम्प्योरिटीज के साथ ही फिर से शुगर मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन में करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाता है। नहीं, जैसे हम लोग कॉपर सल्फेट वाला एग्जाम्पल दिए, बट सच इम्प्योरिटीज गेट रिमूव्ड इन क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन केस में वो सारा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसीलिए अगर कोई पूछे विच वन इज बेटर, बता देंगे विच वन इज बेटर, पूछेगा व्हाई, उसका भी आंसर कर देंगे, है ना? Soluble solid constituent of a mixture is separated from its liquid constituent। ध्यान देना है, soluble solid constituent कौन है? Solid constituent of mixture is separated from its liquid constituent by evaporation of liquid component and followed by condensation of the vapors obtained। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टिलेशन। डिस्टिल्ड वाटर सब लोग सुने होंगे, है ना? डिस्टिल्ड वाटर क्या किया जाता है, वाटर में बहुत सारा मिनरल्स वगैरह डिजोल्व होता है, उन सारे मिनरल्स को सेपरेट करने के बाद जो हमको प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर मिलता है, कंप्लीट H2O, जो हम लोग बैटरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे हम लोग को मिलता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेटअप लगाते हैं। एक ऐसा करके हम लोग क्या किए, डेली इसमें वाटर हम लोग डाल दिए, नॉर्मल वाटर, है ना? नॉर्मल वाटर भरने के बाद क्या करना है, उसको हीट करना है ना? हीट करना है, अभी लगाएंगे, बर्नर भी लगा देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। अब इसको हीट करना शुरू किए तो क्या करेगा ये वाटर, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होगा, इसका फेज चेंज होगा। तो अब क्या होगा, वाटर जो है H2O गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में जाएगा, और किधर जाएगा, इधर जाएगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ लगा हुआ वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर मतलब उसको वो चिल करेगा, किसको, वेपर को। वेपर जब चिल होगा तो क्या हो जाएगा, वेपर चिल होने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाता है भाई, है ना? और वो वाटर किधर होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप किधर कलेक्ट होगा, इस वाले बीकर में कलेक्ट होगा। समझ में आता है? नहीं समझ में आई तो बताइए। इधर से इवेपोरेशन हुआ, इधर कंडेंसेशन हुआ। समझ में आया? यहाँ इवेपोरेशन हुआ, यहाँ कंडेंसेशन हुआ। इम्प्योरिटीज कहाँ रह गया, रह गया ना, सारा मिनरल्स ये रह गया ना। इधर क्या निकला, प्योर वाटर निकला, प्योर H2O निकला, है ना? तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमेशा सॉलिड इम्प्योरिटीज रह जाता है, और जो आपका आउटर बीकर है उसमें प्योर H2O आपका कलेक्ट हो जाता है। समझ गए बात को? इस तरह से ही हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर तैयार करते हैं। नाउ सेपरेटिंग फनल एंड मैग्नेटिक सेपरेशन, इसको हम देख लेते हैं क्विकली। अब है इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे केरोसिन है, वाटर है, दोनों इमिसिबल लिक्विड्स है ना? मिक्स नहीं होता है। जैसे हम लोग ऐसे बिगर लेंगे, इसमें पानी में केरोसिन डाल देंगे तो क्या होगा, ऐसे एक लेयर दिखता है, ऊपर में केरोसिन ऑयल रहेगा, नीचे में वाटर रहता है, ऐसे एक लेयर दिखता है। अगर नीचे हम लोग ऐसा निकाल लें, ऐसा करके टेपिंग करके, तो नीचे का वाटर ये पूरा निकल जाएगा, ऊपर केरोसिन बच जाएगा, है ना?
इस तरह का जो तरीका होता है इसको हम लोग फ्लास्क से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला में ऐसे मिक्स करते हैं हम लोग, निकल जाता है। ऑयल है, वाटर है, क्लोरोफॉर्म वाटर है, केरोसिन वाटर है, इसको हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा है मिक्सिबल लिक्विड्स, जो एक दूसरे में मिक्स कर जाता है, जैसे एल्कोहल वाटर है ना, उसको मिक्सिबल लिक्विड्स बोलते हैं। तो मिक्सिबल लिक्विड के केस में हम लोग प्रोसेस जो लगाते हैं वो कौन सा है, डिस्टिलेशन। ध्यान देना, इनमिक्सिबल लिक्विड्स में हम लोग जो लगाते हैं वो क्या है, फनल, यूजिंग सेपरेटिंग फनल। और जो मिक्सिबल लिक्विड्स है उसमें आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन, क्योंकि अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है और उसी तरह से उसका कंडेंसेशन भी अलग अलग। तो बॉयल करके उसको निकाल लेंगे, वहीं रोक देंगे। एसीटोन और वाटर है, एक सर्टेन टेम्परेचर पर अल्कोहल एसीटोन स्टार्ट्स बॉइलिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, वो बॉयल होकर इवेपोरेट होकर निकल जाएगा, वाटर तुम्हारा रह जाएगा। तो मिक्सिबल लिक्विड जब भी होगा तो ध्यान देना है, उसमें जो हम लोग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। और जब टू इमिसिबल लिक्विड्स है तो बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल वी कैन इजीली सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है भाई, तो डिस्टिलेशन यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब एक का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे का 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर मामला रोक देंगे हम लोग, है ना, और सारा का सारा जो भी उसमें है एसीटोन अल्कोहल जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट उतना है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मिक्सिबल लिक्विड्स को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तुम जानते होगे कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई होता है ना, वो ऑक्सीजन कैसे बनता है, दैट मेथड इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तुम जानते हो कि पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में डालते हैं और उसे केरोसिन, पेट्रोल, है ना, ऐसा सारा चीज अलग करते हैं बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें सारा लिक्विड क्या मिक्सिबल ही तो है। क्रूड ऑयल में क्या है, सारा जो पेट्रोल, डीजल, केमिकल जितना भी सब क्या है उसमें मिक्स ही तो रहता है, मिक्सिबल लिक्विड्स है ना, उनको हम लोग अलग करते हैं किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिक्कत हुआ कुछ क्या, ठीक है, जैसे सेपरेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर, है ना, सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, fractional distillation used for the separation of miscible liquids for which the difference in their boiling points is less than 25 degree 25 Kelvin, sorry, है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग टू इमिसिबल लिक्विड्स का। सपोज करो इसमें केरोसिन है और वाटर है, ऐसा मान लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप कॉर्क लगाते हैं लॉक करने के लिए, है ना, जैसे नल समझ लो, नल जैसा लगाते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, टू इमिसिबल लिक्विड्स है, ये लेयर दिख रहा है, ऐसा जब केरोसिन और वाटर हम लोग मिक्स करते हैं तो ऐसा लेयर दिखेगा, लेयर सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स, समझ गए। तो मान लो ऑयल है और वाटर है, तो निश्चित तौर पर ऑयल जो है इट इज लाइटर देन दी वाटर, उसका डेंसिटी कम होता है, इसलिए वाटर के सरफेस पर ऑयल होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नीचे एक कंटेनर ले लेंगे और नीचे से स्टॉप कॉर्क को धीरे धीरे रिलीज करेंगे, तो क्या होगा, इधर क्या होगा, वाटर सारा नीचे कलेक्ट हो जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, ऑयल। लॉक कर लेंगे इसको, दोनों अलग हो गया। बहुत मुश्किल काम है क्या, बहुत सिंपल सा काम है नहीं। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन होता है इंडस्ट्रियल सेपरेशन ऑफ आयरन ओर फ्रॉम गैंग पार्टिकल्स, है ना। इसको बहुत सारे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। किसका, मेटिक सेपरेशन, इसका एग्जांपल दिया था एक दिन, है ना, जब मेटल्स पढ़ा रहा था तब। ऐसा दो बेल्ट रहता है, इस पे आयरन ओर का जो फाइनली पाउडर ओड है उसको इस पर गिराया जाता है और ये बेल्ट ऐसा मूव कर रहा होता है। ये जो होता है ये मैग्नेट होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ से इसमें आता है जो वो चिपक जाता है ना, और जैसे ही यहाँ बेल्ट इसको छोड़ेगा ये यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या चीज, गैंग पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज। और मैग्नेट वाला जो है आयरन ओर इसमें चिपका हुआ, ये कहाँ जाएगा, चिपका हुआ यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ के आगे मैग्नेट नहीं है तो ये इधर गिर जाएगा। ये जो तुम्हारा प्योर ओर है वो इधर आएगा, गैंग पार्टिकल्स यहाँ जमा हो जाएगा, फिर वो तो इधर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा सीधा से, नहीं, या फिर इधर आएगा कैटेगरी थोड़ा और इधर गिरेगा, लेकिन इस साइड नहीं आएगा। समझ पाता ही, ऐसा दो कंटेनर डाल दिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील रहता है इसमें, और इसको हम लोग जब मैग्नेटाइज करके छोड़ते हैं तो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है जो हमारा ओर है वो इधर कलेक्ट हो जाएगा। ये समझने में किसी को दिक्कत है क्या, इस तरह का सेपरेशन को हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का रिलेशन किससे भाई, कलर से है ना।
और इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पेपर लीजिए, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट विद अ पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। ठीक है भाई, ऐसा एक ड्रॉ कर दीजिए। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर सोल्यूबल इंक, वाटर सोल्यूबल इंक समझ रहे हैं, फ्रॉम अ स्केच पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन, इस पे डालना है ना। और फिर क्या करना है, lower the filter paper into a jar containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level and leave it undisturbed। हिलाना नहीं है, ऐसा डाल देना है इसको बीकर में और छोड़ देना है बस। ठीक है, अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं भाई, है ना, ये वाटर हो गया जस्ट एबव, देखना है ये पानी का लेयर है ना, और इसके ठीक ऊपर है ना, ऐसा कर। The solvent water flows over the spot and carries the component of ink to distances along the paper based on their solubility। अब क्या होगा, क्या होगा भाई, देखना जरा सा, ये साफ साफ वहां दिख नहीं रहा है, मैं इसलिए बता देता हूँ। ये ऐसा करके इसको सेट किया जाता है, ऐसा करके ये स्ट्रिप है ना, और ये स्ट्रिप में जो वाटर हम लोग डाल रहे हैं वो यहाँ तक डाल रहे हैं, ऐसा करके उसमें तुमको ऐसा दिख नहीं रहा, ये भर गया मान लो, ये स्ट्रिप यहाँ तक डूबा हुआ है। ठीक है, लेकिन जिस जगह पर हम लोग लाइन खींचे थे ना, वो लाइन यहाँ होना चाहिए जस्ट एबव द, और यहाँ स्पॉट। अब समझ में आया, ये स्ट्रिप देखो, ये स्ट्रिप ये यहाँ तक डूबा हुआ है पानी में, है ना, ऐसे करके समझ। और ये जो है जस्ट वाटर लेवल से जस्ट ऊपर, ये स्ट्रिप जो है वाटर कैरी कर रहा है, ये ऊपर जाएगा ना पानी, इसमें नहीं जाएगा। तो जब तुम ऐसा ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि ये धीरे धीरे क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू करता है और अलग अलग कलर तुमको दिखना शुरू होगा, ऐसा दिख, और धीरे धीरे कलर सेपरेट हो जाता है ना, क्या समझे, ये सेपरेटेड कंपाउंड तुमको रहा है, तो हम ब्लैक इंक डाले थे भाई, इसमें रेड ग्रीन कहाँ से आ रहा है, ये तुमको ऐसा दिखेगा अलग अलग पिगमेंट, है ना, ये अलग अलग स्पॉट दिखेगा ऐसा करके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। समझ में आता है सबको, क्लियर हुआ, नहीं समझाया? तो क्रोमा मतलब क्या होता है, कलर, इसीलिए इसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। समझ गए बात को? इज द आई इन ब्लैक इंक सिंगल कलर, सिंगल कलर है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो भाई दो कलर होता है, एक ऑप्टिकल आता है ऑप्टिकल कलर, एक आता है पिगमेंट, इसको थोड़ा समझ लीजिए। पिगमेंट के केस में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर इज, ठीक है, ऑप्टिक्स के केस में एब्सेंस ऑफ ऑल कलर इज ब्लैक। ठीक है, ऑप्टिक्स के केस में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर इज व्हाइट। पिगमेंट के केस में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कलर इज व्हाइट। अंतर समझ आया? पिगमेंट के केस में फिर समझा रहा हूँ, जो पिगमेंट कलर होता है जो हम लोग यूज करते हैं चार्ट पेपर पर ऐसे करने में, उसमें सारा कलर को मिक्स कर देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, है ना। और एब्सेंस ऑफ कलर वो क्या होता है, व्हाइट, है ना, कोई कलर नहीं है तो व्हाइट। ऑप्टिक्स में ठीक उल्टा होता है, ऑप्टिक्स में क्या है, प्रेजेंस ऑफ नो कलर इज ब्लैक, है ना, और प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर इज व्हाइट। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सन के लाइट में हम लोग व्हाइट दिखता है, वो भी प्योर है ना, सारा कॉम्बिनेशन है कलर्स का, इसलिए हम लोग क्या दिखता है, वो व्हाइट दिखता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स इन केस ऑफ ऑप्टिक्स इज व्हाइट, इन केस ऑफ पिगमेंट इट इज ब्लैक। अंतर समझ में आया? यानी कोई भी पिगमेंट का कलर अगर ब्लैक है, इसका मतलब उसमें क्या है, सारा कलर है, इसलिए क्रोमेटोग्राफी में सारा कलर आपको दिखता है। क्लियर हो गया, समझ गए भाई? तो यही रीजन होता है कि एक ब्लैक स्पॉट से हमको सारा कलर मिल जाता है, समझ गए? चलिए भाई इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, इसका उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग वहां। टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको थोड़ा अच्छे से देखें। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इन केस ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, है ना, ऐसा मान लेता है इसमें टू मिसिबल लिक्विड्स है। टू मिसिबल लिक्विड्स में कंडीशन क्या होता है, इट मस्ट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर सेम बॉइलिंग पॉइंट्स होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम नहीं करता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होना चाहिए, तब जाकर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा एप्लीकेशन में आता है। ठीक है भाई, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें,
ऐसा करके 2 मिसिबल लिक्विड्स डाले, इसको बॉयल करना शुरू किए। बॉयल करना शुरू किए तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले होगा वो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर कंडेंस होगा और उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। पहला अलग हो गया, दूसरा बीकर में रह गया। अगर मोर देन 2 है तो पहला को सेपरेट किए, फिर टेम्परेचर राइज करते हैं, फिर दूसरा का बॉइलिंग पॉइंट पे दूसरे को सेपरेट कर लिए, फिर तीसरा का बॉइलिंग पॉइंट पे तीसरे को सेपरेट कर लिए, एंड सो ऑन। कोई दिक्कत है इसको समझने में? किसी को परेशानी हो रही है भाई? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो गेट्स इवेपोरेटेड, देन गेट्स कूलिंग, और उसके बाद ऐसा धीरे धीरे बारी बारी से 1 by 1 सेपरेट होता जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो बताइए क्या? अब देखिए, सेपरेशन ऑफ गैसेस ऑफ द एयर, इसको भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट करते हैं, है ना। एयर क्या है? जो होमोजेनस मिक्सचर, कंपोनेंट्स ऑफ एयर हो गया बहुत सारा, लेकिन सबका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग। ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, अदर्स है। तो हम लोग ऑक्सीजन का भी जरूरत पड़ता है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ता है। नाइट्रोजन किसलिए चाहिए? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में नाइट्रोजन जो है वो मेजर कंपोनेंट है। तो उस समय में क्या करते हैं हम लोग? एटमोस्फेयर का कॉलम को लेते हैं, उससे नाइट्रोजन का अलग करके फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को डाल दिए, और मेजर कंपोनेंट अब क्या बचा? ऑक्सीजन 21%। किसको डाल दिए? हॉस्पिटल को डाल दिए। दोनों काम हो गया हमारा, कुछ वेस्ट नहीं गया, है ना। इसके लिए क्या कहता है? एयर को सबसे पहला काम क्या रहता है? हाईली कंप्रेस किया जाता है और कूल किया जाता है। ऐसा करने से एयर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड एयर में। उसके बाद उसको धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिसका सबसे पहला होगा नंबर वो भागेगा बाहर, है ना। धीरे धीरे करते हैं। अब जैसे मान लो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, उसके बाद ऑक्सीजन निकल गया वो ले लिए, फिर आर्गन निकल गया वो ले लिए, फिर नाइट्रोजन निकल गया वो ले लिए, अलग अलग हो गया सब। अब एक में दूसरा मिक्स नहीं है। इस तरह से हम लोग, हाँ माइनस में तो क्या, नॉर्मली एयर तो गैसेस स्टेट में होता है ना, उसको हाईली कंप्रेस करके और कूल करके हम लोग लिक्विड किए। अब लिक्विड करके थोड़ा भी टेम्परेचर राइज, तो हाईली चिल्ड है ना, थोड़ा भी टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या होगा? तुरंत गैस बन जाएगा। जैसे बनाओ निकाल ली, फिर बना निकाल ली, ऐसे कर माइनस में ही होता है ना। इस तरह का एक सेटअप लगाते हैं हम लोग, और इस तरह के सेटअप से हम लोग इजीली अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? एयर फिल्टर करके निकाला, उसको हाईली कंप्रेस किया, फिर से लिक्विफाई किया, और फिर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और फिर एयर सेपरेट करते हैं। ये दिक्कत है? समझ गए? ठीक है। लिक्विड आर्गन प्रेजेंट इन लिक्विड एयर हैज अ स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -180 डिग्री सेंटीग्रेड, so liquid argon boils off next and collected as argon gas in the middle part of the fractional distillation column। यही आर्गन जो यहाँ निकलता है, इसी को हम लोग उस वाले बल्ब में फिल करते थे, एडिशन वाले बल्ब में, जो पीला वाला फिलामेंट वाला बल्ब जो आता था पहले, येलो वाला बल्ब जो आता है ना। ठीक है। देन लिक्विड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लिक्विड एयर हैज अ स्टिल हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -183 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद भी रखना है ना, डेटा याद रहना चाहिए। सो लिक्विड ऑक्सीजन बॉयल्स ऑफ लास्ट एंड कलेक्टेड एज ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है भाई, इस तरह से हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो इस चैप्टर में इतना, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।